अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो मजीद रहते हैं वो पढ़ेंगे। आज जो हम पहला एल्गोरिथम करने जा रहे हैं वो शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग है, जिसे इसका नाम से जाहिर है कि जो सबसे छोटा प्रोसेस होगा उसको सबसे पहले सीपीयू पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, व्हेन द सीपीयू इज अवेलेबल इन द जॉब विद द शॉर्टेस्ट नेक्स्ट सीपीयू, और कहाँ पर हो, रेडी क्यू पे हो, इज सिलेक्टेड एंड असाइंड टू सीपीयू। ठीक है, अब होता क्या है, द शेड्यूलर फाइंड नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट ऑफ ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस का नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। सीपीयू बर्स्ट का मतलब है कि कितना टाइम सीपीयू पर उसके पास रहता है, उसके एग्जीक्यूशन में कितना टाइम रहता है। सो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट मींस द टाइम रिमेन्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, कितना रहता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ प्रोसेस एंटर्स द रेडी क्यू एंड इट्स सीपीयू बर्स्ट इज 10 मिलीसेकंड, देन इट्स नेक्स्ट बर्स्ट इज आल्सो 10 मिलीसेकंड, but when it runs for 6 milliseconds and due to some reason it is moved back to the ready queue, then now its next CPU burst becomes 4 millisecond। ठीक है, सीपीयू पर एक प्रोसेस रेडी क्यू में आता है, उसको 10 मिलीसेकंड चाहिए होते हैं, तो उसका जो सीपीयू बर्स्ट होगा उसको हम 10 ms कहेंगे। लेकिन जब वो एक बार सीपीयू पर रन होके 6 सेकंड तक रन हो जाए, उसके बाद किसी वजह से वो मूव बैक हो जाए रेडी क्यू के ऊपर, इंटरप्ट की वजह से या किसी और वजह से, जो उनका टाइम स्लाइस है उसके आउट होने की वजह से, जब वो रेडी क्यू के ऊपर फिर से चला जाता है, तो उसके बाद अब जो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट होगा उसको हम 4 ms कहेंगे, क्योंकि वो 6 ms तक ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका होता है। सही। F2 प्रोसेसेस आर विद इक्वल नेक्स्ट बर्स्ट। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ जाए कि रेडी क्यू पर दो प्रोसेस हैं जिनका नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट दोनों का सेम है, तो उस सिचुएशन में जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी है उसकी हम इस टाई को ब्रेक करेंगे। सही है, जो पहले आएगा उसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे, मतलब एक का भी दो और नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट है, दूसरे का भी दो है, तो उनमें से जो पहले आया होगा रेडी क्यू पर उसको हम सेलेक्ट करेंगे। If a process is running and another process reaches with shorter next burst, then what will happen? अब ये बात है कि एक प्रोसेस है वो करंटली रनिंग स्टेट में है और उसका जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम रहता है वो ज्यादा है बनिस्बत उसके कि नया एक कोई प्रोसेस जनरेट होके आ गया है और उसका एग्जीक्यूशन टाइम या नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट जो है वो करंटली रनिंग प्रोसेस की निस्बत क्या है, कम है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, लिहाजा उस सिचुएशन हमारे पास जो है इसके इन दिस केस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग में बी इधर प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। फिर हमारे पास वो प्रीएम्प्टिव या नॉन प्रीएम्प्टिव होगा, वो फिर हमारे पास चॉइस है। लिहाजा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग जो है वो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों हो सकते हैं। प्रीएम्प्टिव में क्या होगा, then currently running process will be moved back to ready queue and the one with the shorter next CPU burst will be assigned to the CPU। जो currently run होता होगा उसको हम बैक रेडी क्यू पर ले जाएंगे और जो नेक्स्ट अभी प्रोसेस आया है जिसका नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट उस पहले वाले से कम है, तो उसको हम सीपीयू असाइन कर देंगे। इसको हम कहते हैं ये प्रीएम्प्टिव वर्जन है एसजेएफएस का। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव है उसमें क्या है, अगर एक प्रोसेस सीपीयू पर रन हो रहा है, चाहे उसका जो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम रहता है वो जो भी हो, अगर कोई उसे बहुत शॉर्ट कोई भी प्रोसेस आ जाए, लेकिन वो अपने आप को मूव बैक नहीं करेगा, दूसरे को टाइम नहीं देगा जब तक वो खत्म नहीं होता। ठीक है, इन दोनों को हम आगे एनिमेशन से समझ लेते हैं। ये आप देख सकते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के बारे में जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, तो आप इसको मजीद पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या फर्क है। शॉर्टेज ऑफ शेड्यूलिंग की मजीद हम करते हैं। इन शॉर्टेज ऑफ शेड्यूलिंग इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट पार्टिकुलरली व्हेन इट इज इन रेडी क्यू। अच्छा, शॉर्टेज ऑफ शेड्यूलिंग को हम जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, यानी जहां से हम रेडी क्यू से लेके सीपीयू पर लाते हैं, वहां पर बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं चलता कि इस प्रोसेस का नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट कितना होगा। मोस्टली इसको यूजर सबमिट करते हुए यानी सबमिशन के दौरान जो प्रोग्राम होता है वो इसकी लेंथ और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उन चीजों को कैलकुलेट कर लेता है, तो इसको हम शॉर्ट जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वहां पर अक्सर यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में क्या होता है, जॉब पूल से प्रोसेस को उठाना और रेडी क्यू पर लाना, तो उनमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट जॉब पूल में क्रिएट होगा उसको पहले लाना वो आसान है। लेकिन जब रेडी क्यू के ऊपर होंगे तो वहां पर हमें इसका जो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट है किसी प्रोसेस का वो फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, और ओवरहेड भी हमारे पास कैलकुलेशन ओवरहेड भी क्रिएट करता है कि हम बार बार उनकी कैलकुलेट करें कि कितना रहता है। लिहाजा शॉर्टेस्ट जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग है वहां पर शॉर्टेज ऑफ शेड्यूलिंग को इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसमें हम चूंकि एग्जैक्टली नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट तो नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन उसके लिए हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं। वो एस्टिमेशन का तरीका मैं
मैं बता देता हूँ। तो शॉर्टेज ऑफ शेड्यूलिंग इज यूज इन लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, मोस्टली जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग में यूज होता है। और अगर शॉर्ट टर्म में यूज होता है फॉर शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, द अप्रोक्सीमेट नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट इज यूज। अप्रोक्सीमेट हम उसका अप्रोक्सीमेशन उसका निकाल लेते हैं, एस्टिमेशन हम निकाल लेते हैं कि एस्टिमेटेड इतना टाइम लगेगा, विच इज जस्ट द एक्सपोनेंशियल एवरेज ऑफ द प्रीवियस सीपीयू बर्स्ट। जो उस प्रोसेस के जो प्रीवियस सीपीयू बर्स्ट थे उसका क्या है, एक्सपोनेंशियल एवरेज है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एवरेज कैसे फाइंड किया जाता है वो हम इस यहां पर पढ़ लेते हैं। इट इज फाउंड यूजिंग फार्मूला टी कैपिटल टी ऑफ n प्लस वन। कैपिटल टी का मतलब क्या है, कैपिटल टी का मतलब है एस्टिमेटेड टाइम फॉर n प्लस वन प्रोसेस। ठीक है, n प्लस वन नंबर प्रोसेस के लिए अगर हम कोई एस्टिमेशन लगा रहे हैं टाइम का, तो इस तरह अल्फा जो हमारे पास एक वेटेज पैरामीटर है, और टी ऑफ n क्या है, एक्चुअल टाइम टेकन बाय द प्रीवियस एक्शन प्लस वन माइनस अल्फा, वही चीज है। एंड टी ऑफ n, तो यहां पर हम कहते हैं कि एस्टिमेटेड टाइम फॉर द प्रीवियस प्रोसेस। ठीक है, यहां पर अल्फा जो है इसकी कीमत, इसकी वैल्यू जो है वो 0 से रेंज करती है 1 तक, 0 से 1 तक इसका रेंज है। अल्फा का रेंज क्या है, 0 से 1 तक। और इस इक्वेशन को आपने समझना होगा कि टी ऑफ n प्लस वन का मतलब क्या है कि हम जिस प्रोसेस के लिए क्या लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। मतलब जिस सीपीयू बर्स्ट के लिए, फॉर एग्जांपल मैं थर्ड नंबर के लिए अंदाजा लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 तो अभी हो चुके हैं, मैं थर्ड बर्स्ट के लिए देख रहा हूँ कि थर्ड बर्स्ट पे तो कितना टाइम चाहिए होगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, टू तक तो मैंने फाइंड कर लिया है, लिहाजा 2 प्लस वन यहाँ पर आ जाएगा। 2 मैंने फाइंड कर लिया है, या वो हो गया है, खत्म हो गया है। 2 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा एस्टिमेटेड टाइम फॉर थर्ड प्रोसेस, थर्ड एक्शन। तो अल्फा इंटू टी एन मतलब यह है कि टी ऑफ 2, जो प्रीवियस जो सेकंड एक्शन तो खत्म हो चुका है, उसने एक्चुअली कितना टाइम लिया था। ठीक है, और उसको हमने एस्टिमेटेड टाइम कितना, उसके लिए हमने एस्टिमेट डेफिनेटली लगाया होता, तो उसके लिए जो एस्टिमेट लगाया था उसको हम 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस अल्फा इंटू टी ऑफ एन जो एक्चुअल टाइम उसने लिया था। ठीक है, इसको हम मजीद यहां पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंसिडर करें हमारे पास जो फार्मूला है टी ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा टी एन प्लस वन माइनस अल्फा टी एन। ये हमारे पास कोई nth है, nth एक्शंस हो चुके हैं, हम n प्लस वन के लिए एस्टिमेट लगा रहे हैं। nth का मतलब 10 हो चुके हैं फॉर एग्जांपल, और 11th के लिए हम अंदाजा लगा रहे हैं कि 11th सीपीयू बर्स्ट कितना होगा। तो वो डेफिनेटली हम उसके जो प्रीवियस जितने भी होंगे उनका एक्सपोनेंशियल एवरेज फाइंड करेंगे। कितनों का, 10th का, 9th, 8th, 7th, 6th, 4th एंड सो ऑन 1 तक। इन सब का हम एक्सपोनेंशियल एवरेज फाइंड करके हम 11th नंबर का अंदाजा लगा सकते हैं। लिहाजा अगर हम n प्लस वन का अंदाजा लगाते हैं तो हमारे पास जो नीचे n एक्शंस हो चुके हैं, n सब एक्शंस जो हो चुके हैं, हमें उनका एस्टिमेट लगाना होगा। अब टी एन प्लस वन, इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले हम इसका जो ये टी ऑफ एन है इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि टी ऑफ एन प्लस वन के लिए तो मिला हुआ है, तो टी ऑफ एन के लिए बना लेते हैं। टी ऑफ एन इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एन माइनस वन। अगर आप इनको कंपेयर करें तो टी ऑफ एन प्लस वन क्या था, इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एन था, तो टी ऑफ एन क्या होगा, इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एन माइनस वन होगा, उससे एक कम। वहां एन प्लस वन था तो एन, और यहाँ पर एन है तो एन माइनस वन, प्लस वन माइनस अल्फा एंड एस्टिमेटेड, ये कैपिटल टी जो है एस्टिमेटेड टाइम के लिए है, और स्मॉल टी जो है ये एक्चुअल टाइम के लिए है। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम टेकन बाय एन माइनस वन एंड एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड टाइम दैट वाज डिराइव्ड फॉर n minus 1th एक्शन। नाउ हम t ऑफ n minus 1 के लिए भी इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो t ऑफ n minus 1 के लिए इज इक्वल टू अल्फा एक्चुअल टाइम ऑफ n minus 2, क्योंकि इससे एक कम, n minus 1 से अगर एक कम हो जाए तो n minus 2 हो जाएगा, प्लस 1 minus अल्फा एंड 2 एस्टिमेटेड टाइम फॉर t n minus 2। सिमिलरली हम tn माइनस 2 के लिए भी कर लेते हैं, तो tn माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा t ऑफ n माइनस 3, उससे एक कम जो एक्चुअल टाइम होगा, प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू t ऑफ n माइनस 3 जो एस्टिमेटेड टाइम होगा। नेक्स्ट हम इनको जो है ना अब ऊपर ले जाते हैं, यानी t ऑफ n माइनस 2 की जो वैल्यू है इसको हमने यहां पर पुट करना है, उसके बाद t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू को यहां पर पुट करना है जो कैपिटल T है एस्टिमेटेड, और यहां पर t ऑफ n की वैल्यू यहां पर लगा लेते हैं ताकि हमें कोई इस फार्मूले में एक पैटर्न मिल जाए और हम एक जनरल फार्मूला डिराइव कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं t ऑफ n माइनस 1 is equal to
अल्फा टी ऑफ एन माइनस, ये तो वही है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन आगे टी ऑफ एन माइनस टू की जगह क्या लिया गया है, टी ऑफ एन माइनस टू की जगह ये चीज़ हम लेंगे, ये जो पूरा इक्वेशन बना है कि टी ऑफ एन माइनस टू इज इक्वल टू अल्फा टी एन माइनस थ्री। तो आप देख सकते हैं कि ये जगह जो है ये बिल्कुल टी ऑफ एन माइनस टू की इक्वेशन है, लिहाजा यहाँ पर क्या था, एक्चुअली टी ऑफ एन माइनस टू था, एन माइनस टू की जगह हमने उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको अभी लगा दिया है। सही। अभी हमने इसको थोड़ा सिंपल करना है, तो टी ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एन माइनस टू प्लस वन माइनस अल्फा को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो वन माइनस अल्फा को अल्फा टी एन माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया तो वन माइनस अल्फा अल्फा एन माइनस थ्री हो गया। फिर वन माइनस अल्फा को हमने वन माइनस अल्फा टी एन माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया, तो वन माइनस अल्फा जब वन माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया तो वन माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया और टी एन माइनस थ्री हो गया। तो ये हमारे पास बन गया टी एन माइनस वन के लिए वैल्यू। अब इस वैल्यू को हमने उठा के किधर रखना है, इस वैल्यू को हमने उठा के इधर लाना है, टी एन माइनस वन की जगह यहां पर पुट करना है, तो टी ऑफ इसी वजह से हमें टी ऑफ एन मिल जाएगा। नाउ पुटिंग दिस इन टी एन, तो टी एन के लिए अगर हम पुट करते हैं तो टी एन इज इक्वल टू, यहां पर आप देख सकते हैं कि अल्फा टी एन माइनस वन, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट जो था, प्लस वन माइनस अल्फा इंटू टी एन माइनस वन माइनस अल्फा इंटू एस्टिमेटेड टाइम कैपिटल टी है ऑफ एन माइनस वन, तो कैपिटल टी एन माइनस वन तो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी ये पूरी वैल्यू जो है इसको मैं उठा के और इसमें यहाँ पर रख देता हूँ, तो अल्फा टी एन माइनस टू प्लस वन माइनस अल्फा इंटू अल्फा एन माइनस थ्री प्लस वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर कैपिटल टी एन माइनस थ्री, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया टी एन के लिए। अब मैंने इस टी एन की वैल्यू को उठा के और यहाँ पर लगाना है कि टी एन प्लस वन जो हम एस्टिमेट लगा रहे हो एन प्लस वन के लिए उसको फाइंड कर लें, वो आप देख लें। थोड़ा इसको सिंपल भी करते हैं, इसको सिंपल तो यहाँ पर सिंपल किया गया है, आप देख लेते हैं। यहाँ पर टी एन को सिंपल किया अल्फा टी एन माइनस वन प्लस वन माइनस अल्फा इंटू अल्फा टी एन माइनस टू, क्योंकि वन माइनस अल्फा ने इधर अंदर क्या इधर ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो वन माइनस अल्फा इंटू अल्फा एन माइनस टू, वन माइनस अल्फा के साथ वन माइनस अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा टी एन माइनस थ्री, फिर वन माइनस अल्फा स्क्वायर के साथ तो वन माइनस अल्फा होल क्यूब एंड टी ऑफ एन माइनस थ्री। अब हम इसको लेके किधर टी एन प्लस वन में लगा लेते हैं, तो टी एन प्लस वन क्या था, अल्फा टी एन प्लस वन माइनस अल्फा टी एन, लेकिन टी एन की जगह मैंने ये वैल्यू जो है टी एन की ये वैल्यू उठा के और यहाँ पर लगा लिया। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है ये सारी टी ऑफ एन की है, ठीक है, इधर से आखिर तक ये। अब ये हमारे पास टी एन प्लस वन की वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। सिंपल करने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि ए अल्फा टी एन प्लस वन माइनस अल्फा टी एन माइनस वन प्लस वन माइनस अल्फा स्क्वायर अल्फा एन माइनस टू प्लस वन माइनस अल्फा क्यूब अल्फा एन माइनस थ्री प्लस वन माइनस अल्फा पावर फोर और एस्टिमेटेड टाइम, ठीक है, कैपिटल टी है तो एस्टिमेटेड टाइम फॉर एन माइनस फोर, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था ना, सॉरी, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ थ्री है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन सबको अब एक जनरल फार्मूला इससे बनाना है। तो जनरल फार्मूला आप ये देख सकते हैं कि जनरल फार्मूला क्या होगा कि अगर हमने टी एन प्लस वन के लिए कोई फार्मूला निकालना हो तो अल्फा टी एन प्लस वन माइनस अल्फा इंटू अल्फा टी एन माइनस वन प्लस वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर अल्फा टी एन माइनस टू प्लस वन अल्फा होल क्यूब एंड अल्फा एन माइनस, इससे आप एक पैटर्न निकाल सकते हैं। वो क्या है कि हर फैक्टर में वन माइनस अल्फा पावर कोई जे है, जो अल्फा यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन में है और टी एन माइनस जे है, ठीक है। इवेंचुअली आप वन माइनस अल्फा होल पावर एन और अल्फा तक पहुंच जाते हैं जब ये एस्टिमेशन आप इसको खत्म कर लेते हैं। तो ये आपके पास हो गया यहाँ पर n प्लस वन, सॉरी, क्योंकि एक हमने एस्टिमेशन निकालना है, ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू जो उसको हमने क्या करना है, खत्म करना है। तो ये वन माइनस अल्फा होल पावर n प्लस वन इंटू अल्फा, ये हमारे पास हो गया ओवरऑल एस्टिमेटेड टाइम फॉर n प्लस वन एलिमेंट के लिए, ठीक है। इसका अब ये अंदाज़ा लगा लें कि भैया अगर हमारे पास 10 हो चुके हैं, ठीक है, हमारे पास क्या 10 ऑपरेशंस हो चुके हैं और हमने 11th का क्या करना है, उसका टाइम एस्टिमेट करना है। 11 का क्या करना है, टाइम एस्टिमेट करना है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको बॉटम अप शुरू करता हूं, बल्कि जब पहले मैंने एक बर्स को एस्टिमेट लगाना है बिल्कुल प्योर हो तो गेस होगा, क्योंकि मैं कहूंगा सपोज कि इसको 8 सेकंड चाहिए होंगे, 8 मिली सेकंड चाहिए होंगे,
ये क्या था मेरा, ये मेरा टी नॉट था, गेस था। पहले जब सबसे पहले स्टेटमेंट के लिए मैंने टी नॉट गेस लगाया था 8। जब वो एग्जीक्यूट हुआ, खत्म हुआ, तो उसने एक्चुअली कितना टाइम लिया, उसने 12 लिया, तो वो उसका एक्चुअल टी निकल गया। टी नॉट जो था, जो इसका एक्चुअल टाइम था, ये देख लें मैंने स्मॉल टी लिखा है, इसका मतलब है कि एक्चुअल टाइम जो उस 0th नंबर स्टेटमेंट ने लिया था वो 12 था, यानी हमारा जो एस्टीमेट था उससे मुख्तलिफ था। अब मैंने किसके लिए एस्टीमेट लगाना है, T1 के लिए। तो T1 के लिए जब मैं एस्टीमेट लगाऊंगा T1 के लिए, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी नॉट, अल्फा और एक्चुअल टाइम जो उसने लिया था टी नॉट, तो अल्फा टी नॉट और इसके साथ में 8 कर लूंगा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा और मल्टीप्लाइड बाई क्या है, मल्टीप्लाइड बाई टी एस्टिमेटेड टाइम फॉर नॉट, यानी कैपिटल टी ऑफ नॉट। एस्टिमेटेड कौन सा था, 8 था। अब देख सकते हैं कि ये एस्टिमेटेड टाइम, मैं इस फार्मूले को यहाँ लिख लेता हूँ, ये हमारे पास होगा T1 के लिए एस्टिमेट क्या होगा, जो सेकंड होगा, क्योंकि फर्स्ट तो मैं टी नॉट कह दिया है, तो सेकंड जो मेरे पास होगा यानी T1 जो होगा उसके लिए एस्टिमेट हम इस तरह निकालेंगे। अब अल्फा की जगह आप कोई वैल्यू ले लें, जो भी आप लेना चाहें, लेकिन वो वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं उसकी जगह 0.5 ले लेता हूँ, ठीक है। अब 0.5 को मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे, जो एक्चुअल टाइम लिया था उसने, टी नॉट ने, तो टी नॉट ने एक्चुअल टाइम तो 12 लिया था, और इसी तरह आप प्लस कर लें इसके साथ, प्लस 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 0.5 से b 0.5 ही आता है, और आपने उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो आपका एस्टिमेटेड टाइम था। अब एस्टिमेटेड टाइम आपने कितने निकाला था, एस्टिमेटेड आपने 8 निकाला था। इसके रिजल्ट में आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, और 0.5 को अगर 12×60 तो इधर 6 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा प्लस 0.5 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसे 4 आता है, तो 6 + 4 हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 10। सही। अब ये 10 क्या है, ये हमारे पास नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट के लिए एस्टीमेट है। अब फर्ज करें नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट हमने एग्जीक्यूट किया, एक्चुअल जो टाइम था वो कितना था, एक्चुअल टाइम जो उसने लिया वो 9 आ गया। तो अभी हमने ये कैपिटल T1 फाइंड कर लिया। अच्छा, कैपिटल T1 जो था वो हमने फाइंड कर लिया 10 के एस्टीमेट हमने 10 निकाल दिया। लेकिन जब एक्चुअली हमने उसको रन किया तो उसने जो टाइम लिया, यानी स्मॉल टी जो उसका था, वो एक्चुअल टाइम उसने कितना लिया, उसने 9 लिया। अब हमने अगला अगर T2 के लिए फाइंड करना है तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना होगा, उस सिचुएशन में हमने इसी फार्मूले को अल्फा T1, ठीक है, अल्फा T1, इसको 9 को हमने T1 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा के साथ अल्फा Tn-1, तो 1 माइनस अल्फा और अल्फा उसके साथ फिर ये एक्चुअल टाइम जो 12 लिया था, 1 माइनस अल्फा इनटू अल्फा 12, और उसके बाद फिर मैं लूँगा प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और उसके साथ कैपिटल टी जो अंदाज़ा मैंने लगाया था T1 के लिए, तो ये वाली चीज़। और इसी तरह मेरे पास T2 का अंदाज़ा भी लग जाएगा। फिर T2 को मैं एक्चुअली रन करूंगा, देखूंगा कि उसने कितना टाइम लिया है, और उस टाइम के इन सब का जो T0, T1, T2 की बेस पर मैं T3 की एस्टीमेट लगाऊंगा। फिर जब T3 की एस्टीमेट लगा लूंगा और जो एक्चुअल वैल्यू उस पर ले लेगा, तो इन सारी चीज़ों को मैं मिला के T4 का एस्टीमेट निकालूंगा, T5 का, T7 का, एंड सो ऑन अप टू जहां पर मैं जो बर्स्ट होगा उसका मैं एस्टीमेट इसी तरह से निकालूंगा। ठीक है, आप इसको अगर ग्राफ से प्लॉट करेंगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आप ये जो बुक में फॉलो कर रहा हूँ सिल्वर चार्ट्स की, आप उसको भी सिल्वर चार्ट की बुक में मैं आपको ये बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 6 में आपको इसकी जो पूरी एक्सप्लेनेशन है मज़ीद वो वहाँ से मिल जाएगी, पेज नंबर 160 पर। ठीक है, ये जो सिल्वर चार्ट वाली बुक है 6th एडिशन उसकी। ठीक है, अच्छा तो समझ लेते हैं। जो पिछला एग्जाम्पल था जो मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए किया था, बिल्कुल वही एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सारे प्रोसेसेस हैं उसमें हमारे पास प्रोसेस नंबर और उसका बर्स्ट टाइम यहाँ पर दिया गया है इस टेबल में। फिर इस टेबल के अंदर
हमने क्या करना है, शेड्यूलर ने वो प्रोसेस सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल ये सब एक ही टाइम पर पहुंच गए, सब एक इकट्ठे एक ही जगह पहुंच गए हैं। अब उनमें सबसे जो छोटा प्रोसेस है उसको सिलेक्ट किया जाएगा, और ऑफ कोर्स वहां पर अभी P1 है सबसे छोटा, तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट किया गया और उसको उसकी एग्जीक्यूशन होगी। 0 से 2 तक जब वो एग्जीक्यूट होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और आगे उसके बाद फिर P2 P3 P4 में सबसे छोटा जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो P2 उसके बाद सबसे छोटा है, तो P2 2 से 6 तक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा, अब देखें उसके बाद P3 आ जाएगा, क्योंकि P3 उससे छोटा, सबसे छोटा, यानी P3 P4 में से छोटा है वो P3 है। P3 एग्जीक्यूट करेगा, वो 16 यूनिट्स ऑफ टाइम तक चलेगा, उसके बाद P4, और यूं हमारे पास सारा जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। अब इसमें डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल P3 एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके जो पहले 2 यूनिट्स थे वो एग्जीक्यूट हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि 8 यूनिट अभी रहते हैं। अभी इस दौरान एक नया प्रोसेस आ गया है P5, और उसका जो बर्स्ट टाइम है वो 3 है। अब उसका जो बर्स्ट टाइम 3 है, और P3 का जो बर्स्ट टाइम कितना रहता है, नेक्स्ट बर्स्ट 7 रहता है, क्योंकि सॉरी 8 रहता है, क्योंकि 2 इसमें एग्जीक्यूट हो चुके हैं, 8 रहते हैं। उसमें हमारे पॉसिबिलिटीज 2 हैं। अगर ये प्रीएम्प्टिव होगा तो P3 वापस चला जाएगा, 2 उसके पोर्शन तो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, 2 यूनिट तक वो एग्जीक्यूट हो चुका है, 8 यूनिट रहते हैं, लेकिन उसके अलावा P5 आ गया, कोई नया प्रोसेस आ गया जिसका बहुत कम है, 3 है, तो उसको जगह दे देगा, तो वो प्रीएम्पशन हो करेगा। लेकिन अगर नॉन प्रीएम्प्टिव है और बहुत छोटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्यों ना आ जाए, P3 अपने आप को पहले खत्म करेगा। जब वो खत्म करेगा तो तब उसके बाद जो है उनमें से सेलेक्ट करेंगे कि जब छोटा रहता होगा उसको उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन जो है यहाँ पर हो सकती है। अब मैं आपको प्रीएम्पशन की एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अच्छा, इसकी एवरेज वेट टाइम अगर आप निकालें तो P1 ने कितना वेट किया था, 0। इस तरह P2 ने 2 वेट किया था, क्योंकि वहां पर P1 रन हो रहा था। P3 ने कितना वेट किया था, 6 वेट किया था, और P4 ने कितना वेट किया था, 16 वेट किया था। सबको मैंने ऐड किया, 4 पर डिवाइड किया, और 6 मेरे पास आ गया इसका एवरेज वेट टाइम पूरे सिस्टम का। इसमें भी कन्वे इफेक्ट आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में पढ़ाया था। यहाँ पर भी कन्वे इफेक्ट का इम्कान हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, वो उसको 100 यूनिट्स चाहिए, वो शुरू हो गया है, और यहाँ पर क्या है, नॉन प्रीएम्पशन है, एक और प्रोसेस आ गया, उसका 1 बर्स्ट टाइम उसको चाहिए, लेकिन वो वेट करेगा 100 बर्स्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने सीपीयू पर पहले वाले प्रोसेस ने कब्जा लगा लिया है, जमा लिया है। तो इसी वजह से 1 बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को 100 बर्स्ट जो है वो वेट करना पड़ेगा। इसको हम कन्वे इफेक्ट कहते हैं, ये कन्वाई इफेक्ट है। इसको हम फिर अब जो प्रीएम्पशन है उसके साथ समझा लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रोसेसेस हैं P1 P2 P3 P4, इनके बर्स्ट टाइम है और साथ में उनके अराइवल टाइम भी है। P1 जिसको 15 यूनिट चाहिए होंगे सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए, और ये जो पहुंचा है सबसे पहले पहुंचा है 0 में। P2 और P3 आप देख सकते हैं कि ये 4 यूनिट्स के बाद पहुंचे हैं, ठीक है, दोनों इकट्ठे पहुंचे हैं। और P4 जो है वो पहुंचा है 6 यूनिट्स के बाद। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि चूंकि अभी हम जो सीपीयू का वो इमेज देखेंगे तो P1 आया है 0 पर, अभी कोई प्रोसेस नया आया ही नहीं है, तो P1 ने क्या होना है, एग्जीक्यूट होना है। उसने कितने यूनिट्स, 15 यूनिट तक चलना है, लेकिन हमने क्या है कि प्रीएम्पशन के साथ, तो P1 शुरू हो जाता है। P1 जब चलता है, और जैसे ही उसके 4 यूनिट्स होते हैं, मतलब 15 से उसके कम होकर 11 रह गए हैं, 4 यूनिट तक वो एग्जीक्यूट हुआ, तो नीचे 2 प्रोसेस और आ गए हैं, P2 और P3, लेकिन ये प्रीएम्प्टिव है, तो प्रीएम्प्टिव में इसने स्टॉप होना होगा। P1 विल स्टॉप एंड अनदर प्रोसेस विल बी सिलेक्टेड दैट विल हैव द शॉर्टेस्ट नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। तो इस सिचुएशन में बस 3 प्रोसेस रहते हैं, अब एक के 11 हैं, एक के 4 हैं, एक के 10 हैं। P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो 4 है, जो सबसे कम है, लिहाजा उसको सेलेक्ट किया जाएगा, और जो P1 होगा वो मूव बैक करेगा, लेकिन उसके नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट अभी 11 रहता है, क्योंकि उसमें वो 4 तक एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, तो P2 एग्जीक्यूट शुरू करेगा, और P2 चलता जाएगा। जब वो 2 पर पहुंचता है, उसके 2 रहते हैं, तो नीचे एक दूसरा प्रोसेस भी आता है P4, उसका सीपीयू बर्स्ट भी 2 होता है, और जो P2 होता है उसका भी 2 रहता है। लेकिन जब इन दोनों में टाई आ जाती है तो उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी इसको रिजॉल्व करेगी, और चूंकि P2 के भी 2 रहते हैं और P4 के भी 2 चाहिए, और P2 पहले आया है, लिहाजा P2 को अपने आप को खत्म करना होगा, और इस तरह P2 अपने आप को पहले खत्म कर जाता है, और यूं वो खत्म टर्मिनेट हो जाता है। अब अवेलेबल प्रोसेसेस में सबसे शॉर्टेस्ट जो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट है वो किसका है, वो P4 का है। तो P4 ने शुरू किया और इसी तरह अपने आप को
खत्म कर लिया। अब अवेलेबल प्रोसेस में P1 और P3 में जो शॉर्टेस्ट सीपीयू बर्स्ट है, नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट वो किसका है? वो P3 का है, इसका 10 है, तो P3 शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही P3 कुछ अपने 3 यूनिट्स तक जाता है, ठीक है, 3 यूनिट एग्जीक्यूट करता है, बीच में एक नया प्रोसेस आ जाता है P4, और उसका जो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट है वो कितना है? वो 4 है। लिहाजा P3 ने प्रियम्पशन करनी है यहाँ पर, क्योंकि उससे एक कम सीपीयू बर्स्ट वाला प्रोसेस जो है वो पहुंच गया है। तो यहाँ पर ये स्टॉप करेगा और देखेगा कि जो उससे शॉर्टर आया है वो एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। तो P5 है, उसको 4 है, वो सबसे कम है, लिहाजा वो शुरू करेगा और वो एग्जीक्यूशन चलती जाएगी जब तक वो ख़त्म नहीं होती। अब जब वो ख़त्म हो चुकी है तो P5 ख़त्म हो जाएगी और अब देखेगा कि अवेलेबल प्रोसेस में शॉर्टेस्ट नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट किसका है? तो वो है P3 का। तो P3 आएगा और P3 एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। वो अपना जो बाकी टाइम है वो सारा देख रहे हैं 3 2 1 0, तब तक ये अपने आप को ख़त्म कर जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो अब हमारे पास सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रोसेस रहता है P1, जो 15 थे लेकिन उसमें 4 हो चुके हैं तो 11 रहते हैं। तो अभी वो एग्जीक्यूशन शुरू करेगा और इसी तरह वो भी अपना जो बाकी टाइम है वो पूरा कर लेगा, क्योंकि अभी कोई प्रोसेस है नहीं जो उस पर वो अटैक कर ले। लेकिन अगर उससे कोई शॉर्टर प्रोसेस आ जाता है तो उसने प्रीएम्पशन करनी है यहाँ पर भी, और यूं हमारे पास जो लास्ट प्रोसेस था वो भी खत्म हो जाता है। यहां पर इसका एनालिसिस अगर हम करते हैं तो P1 को देखते हैं कि P1 की अराइवल कहां पर हुई है। तो P1 की अराइवल यहां पर हुई है, P2 और P3 की अराइवल यहां पर हुई है, ठीक है। इसी तरह P4 की अराइवल यहां पर हुई है, P5 की अराइवल यहां पर हुई है। इन टाइम पर ये प्रोसेस सिस्टम में एंटर हुए हैं, सिस्टम में सबमिट हुए हैं। अब इनको मैं थोड़ा नंबर लाइन से जाहिर कर लेता हूं कि आपको पता चल जाए। तो P2 P3 जो है वो 4 यूनिट्स के बाद आए हैं, ठीक है। P4 जो है वो 6 यूनिट के बाद आया है। इस तरह P5 जो है वो 13 यूनिट्स के बाद आया है। P1 जो है वो 0 के बाद आया है। तो ये तो उनका अराइवल टाइम था। अब अराइवल टाइम के साथ वो कब से कहां तक एग्जीक्यूट है, तो हर एक का मैं इंडिविजुअली वेटिंग टाइम मालूम कर लेता हूं। सबसे पहले मैं P1 का वेट टाइम मालूम करता हूं। तो P1 का वेट टाइम कितना है? 24 - 4। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं P4 इतना वेट किया है, P4 ने इतना वेट किया है, 24 के बाद शुरू हुआ है। 4 पर स्टॉप हुआ था, फिर 24 के बाद ये शुरू हुआ है। अभी लाइन पर देख सकते हैं कि 4 पर इसने स्टॉप किया था और 24 के बाद इसने शुरू किया था यहां से, ठीक है। यहां से 24 के बाद इसने फिर शुरू किया है और 4 तक एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन ऐसे पूरा वेट जो क्या है वो 24 - 4 = 20 यूनिट्स जो हैं वो इसने इंतजार किया है। अगला हम P2 का वेट निकाल लेते हैं। P2 ने कितना वेट किया है? P2 ने कोई वेट नहीं किया। क्यों? जब वो आया है तो प्रीएम्प्ट कर लिया था P1 ने उसको CPU दे दिया था कि भाई आप हाई प्रायोरिटी के, आप जल्दी शुरू कर लें, तो उसको तो वेट करना ही नहीं पड़ा, तो 0 है। उसके बाद हम P3 का देख लेते हैं। P3 ने कितना वेट किया है? तो P3 और P2 एक जगह आए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 पर एंटर हुए थे, लेकिन ये P3 शुरू कब हुआ है? फिर P3 शुरू हुआ है यहाँ पर P3 शुरू हुआ है और उसके बाद यहाँ पर फिर से बायर हुआ है, सही है, और उसके बाद फिर यहाँ से शुरू होके आखिर में ख़त्म हुआ है। लिहाजा उसका जो वेट टाइम है, एक उसका वेट टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक उसने इंतज़ार किया है, दूसरा फिर उसने यहाँ से लेके यहाँ तक इंतज़ार किया है। पहले में 10 - 4 = 6 का इंतज़ार हो गया और दूसरे में उसका 17 - 13 = 4 का हो गया। तो 17 - 13 = 4, अच्छा ये 4 हो गया, तो 4 + 6 = 10। सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिखा गया है, तो आप इसको 10 कर देंगे। अच्छा, आप इसको 10 और ये 6 + 4 है। अच्छा, 6 + 4, 6 + 4 आप इसका 10 जो है ना, P3 का जो है टाइम है वो 3 होगा। थोड़ा इसे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, आप चेक कर लें। P4 का हम फाइंड कर लेते हैं। तो P4 का जो वेट टाइम है, P4 ने कब से कब तक वेट किया है? P4 ने तो आया कब है? ये यहाँ पर आया है, कितने यूनिट बाद? 6 यूनिट बाद। और ये शुरू कब हुआ है? ये 8 यूनिट बाद शुरू हुआ है। मतलब इसको 2 सिर्फ वेट करना पड़ा है, क्योंकि बाद में जो टर्मिनेट हो गया था, लिहाजा इसको 8 - 6 = 2, तो 2 यूनिट्स इसको
वेट करना पड़ा है। आप इसका एवरेज जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं फार्मूले से कि 20 + 0 + 10 तो 30 हो जाएगा, 30 + 2 32 हो जाएगा। 32 को आप डिवाइड कर लें 4 पर तो 8 4 32, हमारे पास 8 इसका क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम आ जाएगा। P5 का सॉरी आप देख सकते हैं वेट 0 है और एवरेज इसका फाइंड कर लें आखिर में, तो आप ये 20 + 0 + 6 की जगह 10 होना चाहिए, सॉरी ये 10 और +2 ये आपको मिल जाएंगे 32। 32 प्लस डिवाइडेड बाई 5 होगा क्योंकि तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 पॉइंट है लेकिन ये उस मामूली गलती की वजह से ये आंसर गलत आ गया है। अब इसको ठीक कर लें। ठीक है, तो 6 पॉइंट मेरे ख्याल में 2 आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास था कि कैसे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग की प्रीएम्प्टिव वर्जन जो है वो काम करती है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास एल्गोरिथम है वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। ठीक है, हमने कहा अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर लिया, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट कर लिया, अब हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग करेंगे। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एवरी प्रोसेस हैज एन एसोसिएटेड प्रायोरिटी विद इट। हर एक प्रोसेस के साथ एक एसोसिएटेड प्रायोरिटी होगी, एंड द प्रोसेस विद हायर प्रायोरिटी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड वन विद लो प्रायोरिटी इज सिलेक्टेड लेटर। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, द प्रायोरिटी कैन बी एक्सटर्नली डिफाइंड और इंटरनल। प्रायोरिटी को हम एक्सटर्नली भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनली भी। एक्सटर्नल जो डिफाइन करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स और इंटरेस्ट की बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि कौन से यूजर के जो प्रोसेस हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए, कौन से रिसोर्सेज पर जो काम कर रहे हैं वो प्रोसेसेस हाई प्रायोरिटी के होने चाहिए, यानी दैट इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम। वो ऑर्गेनाइजेशन जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर जिस ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा होता है, तो उसके लिए जब वो डिफाइन होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम की इवन फीचर को हम वो कर सकते हैं, तो ये एक्सटर्नल पैरामीटर्स होंगे। और जो इंटरनल होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मुंतखब करेगा, जैसे उनको आईओ डिवाइस कितनी चाहिए होंगे, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, उसमें जो पेजिंग सिस्टम है उसके मुताबिक नंबर ऑफ प्रोसेसर्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को बरोकार लाते हुए इंटरनली उसकी प्रायोरिटी कैलकुलेट की जाएगी। और एक एक्सटर्नल जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड और इंटरेस्ट और जो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स होंगे उनकी बेस पर उसकी प्रायोरिटी कैलकुलेट की जाएगी। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैन इधर भी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, ये भी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग था इज अ स्पेशल केस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वेयर प्रायोरिटी इज द इनवर्स ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम या सीपीयू बर्स्ट। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में प्रायोरिटी किस चीज को दी जाती थी, जिसकी एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम हो, लिहाजा उसको भी हम कह सकते हैं कि वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का एक स्पेशल केस था, जहां पर प्रायोरिटी जो है वो एग्जीक्यूशन या सीपीयू बर्स्ट पर दी जाती थी। सीपीयू बर्स्ट का इनवर्स जो था, यानी ज्यादा सीपीयू बर्स्ट लेता है तो उसकी प्रायोरिटी कम है, कम सीपीयू बर्स्ट है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी इनवर्स ऑफ द सीपीयू बर्स्ट जो था उसको हम उसकी प्रायोरिटी कहते थे। अच्छा, द मेजर प्रॉब्लम विद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज स्टार्वेशन। स्टार्वेशन का इसमें बहुत मसला आ सकता है। इट अकर्स व्हेन अ लो प्रायोरिटी प्रोसेस वेट्स इनडेफिनिटली फॉर मेनी लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस टू कंप्लीट। अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि एक प्रोसेस है उसको टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि उससे नए नए प्रोसेस आ रहे हैं जिनकी प्रायोरिटी हाई है, वो स्टैटिकली उसका वेट कर रहे हैं कि जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है उनको टाइम दिया जाए और वो इनडेफिनेटली वहां पर वेट कर रहा है, क्योंकि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस बहुत ज्यादा तादाद में आ रही हैं और वो सीपीयू को उन्होंने बिजी रखा हुआ है, तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा। लिहाजा इस सिचुएशन में आप कहते हैं ये स्टार्वेशन है कि एक प्रोसेस सीपीयू के लिए तरस रहा है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कम्बैट स्टार्वेशन, अब स्टार्वेशन को हम किस तरह प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में कम्बैट करते हैं। अ टेक्निक कॉल्ड एजिंग इज यूज्ड। एजिंग के जरिए इसमें क्या होता है, इन एजिंग द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस इंक्रीजेज विद इट्स वेटिंग टाइम। जितना जितना एक प्रोसेस ज्यादा वेट करता रहेगा तो उसकी प्रायोरिटी इंक्रीमेंट होती रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हर 5 मिनट बाद जो है ना एक चीज की प्रायोरिटी बाय 1 इनहेंस की जाए, इंक्रीज की जाए, तो पहले 5 मिनट में उसकी प्रायोरिटी पहले फॉर एग्जांपल 0 हुई थी तो 1 हो गई, फिर 10 मिनट के बाद 2 हो गई, फिर 15 मिनट के बाद 3 हो गई। ठीक है, तो जो टाइम मैंने दिया है कि इस टाइम के बाद इसकी प्रायोरिटी
इंक्रीमेंट होनी चाहिए। इसके लिए एक मशहूर कहावत है कि IBM 7094 का जो MIT में यूज़ हुआ था कंप्यूटर, तो जब उसको 1973 में बंद करना किया गया कि उसको हम बंद कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस शुरू हो गई और जब देखा गया कि वो प्रोसेस 1967 में सबमिट हुई थी, क्योंकि वो मेनफ्रेम कंप्यूटर इतना बिजी था, इतने ज़्यादा काम वो कर रहा था कि वो प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी बहुत कम थी और 1967 में उसको सबमिट किया गया था, अभी तक 6 साल तक वो जो है उसको उसकी बारी नहीं आई कि, लेकिन जैसे सिस्टम को बंद करने लगे तो तब वो प्रोसेस शुरू हो गया कि अभी सिस्टम फ्री हो गया है। ठीक है, लिहाजा इस सिचुएशन जो स्टारवेशन है इसको कम्बैट करना यहाँ पर बहुत लाजमी चीज़ है, जिसको हम एजिंग के जरिए कर सकते हैं। आगे मैं एनिमेशन से आपको समझा देता हूँ कि हाउ वी डील विद दिस सिचुएशन। वर्किंग को देख लीजिए, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस हैं P1, P2, P3, P4, उनका बर्स्ट टाइम है, आगे उनकी प्रायोरिटी भी दी गई है कि P1 की प्रायोरिटी 10 है, P2 की 3 है, P3 की प्रायोरिटी 4 है, P4 की 3 है। अच्छा, यहाँ पर इनवर्स है कि जिसके साथ मैंने प्रायोरिटी 10 लिखा है, इसका मतलब कि सबसे कम प्रायोरिटी है। जिसके साथ मैंने 3 लिखा है, मतलब इसकी सबसे हाई प्रायोरिटी है। जिसके साथ जितना कम नंबर होगा उसका मतलब ये हाई प्रायोरिटी। तो 0 हाईएस्ट प्रायोरिटी से शुरू होगा और 10 लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ जाएगा। अच्छा, अब देखें, ये इसके 15 यूनिट्स रहते हैं, तो P1 शुरू करेगा। सॉरी, यहाँ पर इनवर्स नहीं है, या बुक में जो है इन्होंने इनवर्स लिया हुआ है, सॉरी बिल्कुल, हाँ, अराइवल टाइम भी इसमें हमने लिखा नहीं है, लेकिन अराइवल टाइम इसमें होना चाहिए। तो अराइवल सबसे पहले वही जो ऊपर वाला एग्जांपल था उसको मैंने आगे ले गया है, तो ये 0 अराइवल है, ये हमारे पास फिर 4 अराइवल हैं, 4 के बाद ये दोनों आ जाते हैं 4, और ये भी 4 के बाद आ जाते हैं। सिमिलरली ये वाला जो है 6 के बाद आ जाता है, और ये वाला 0 के बाद आ जाता है। तो इसका अराइवल वही है जो मैंने पिछले एग्जांपल में यूज़ किया था। तो चूंकि अभी P1 एक ही प्रोसेस था सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो वो शुरू हुआ, जब वो 4 यूनिट्स तक गया तो P2 और P3 दो प्रोसेस आगे हैं, जिनमें से एक की प्रायोरिटी 3 है और दूसरे की प्रायोरिटी 4 है। अब बारी किसकी है? बारी P2 की है, क्योंकि हाई प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। P1 यहाँ पर प्रीएम्प्ट करेगा, लिहाजा ये प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, जहां पर P2 शुरू होगा और इस तरह चलता जाएगा। लेकिन जब वो 2 पर पहुंचेगा तो नीचे आप देख सकते हैं कि P4 भी पहुंच गया, 6 यूनिट्स पर P4 भी पहुंच गया, उसकी प्रायोरिटी भी 3 है। अब दोनों की प्रायोरिटी चूंकि सेम है, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर उसकी प्रायोरिटी को हम क्या करेंगे, उस टाई को हम ब्रेक करेंगे और P2 जो है वो अपने आप को कंप्लीट करेगा और खत्म कर जाएगा। सही है। अभी अवेलेबल प्रोसेसेस में हमारे पास प्रायोरिटी बेस पर हम देखें तो 10, 4, 3 सबसे कम प्रायोरिटी, सबसे हाई प्रायोरिटी सॉरी किसकी है? 4 की। तो P4 की बारी होगी, P4 एग्जीक्यूट करता रहेगा और ये इवेंचुअली खत्म करके 2 यूनिट्स तक क्योंकि जाएगा, उसका बर्स्ट टाइम 2 ही है, और ये इस तरह टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे प्रायोरिटीज हमारे पास कितनी कितनी रहती हैं। एक की प्रायोरिटी हमारे पास 10 है और दूसरे की 4 है, तो P3 की प्रायोरिटी कम है, ज़्यादा है, लिहाजा P3 शुरू करेगा एग्जीक्यूशन, और जैसे ही ये 3 यूनिट्स तक जाएगा नीचे से एक और प्रोसेस आ जाएगा जिसकी प्रायोरिटी कितनी है? 2 है। अब देख सकते हैं कि एक और प्रोसेस आ गया, P3 को यहाँ पर प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस पहुंच गया है, तो P5 शुरू करेगा और वो अपने आप को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करके उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। और जब देखा जाएगा तो P3 जो जिसकी प्रायोरिटी 4 है, P1 जिसकी प्रायोरिटी 10 है, वो दोनों रहते हैं और एक के 7 बर्स्ट रहते हैं, दूसरे के 11 बर्स्ट रहते हैं। तो P3 को जो है ना असाइन किया जाएगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम है, 6, 5, 4, जब तक ये ख़त्म नहीं होता तो तब तक ये चलता जाएगा और P3 ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास सिस्टम में एक ही प्रोसेस रहता है जो ऑफ कोर्स हाईएस्ट प्रायोरिटी का ही होगा क्योंकि एक ही है। तो उसके बाद P1 चल के ख़त्म हो जाता है 5, 4, 3। तो ये हमारे साथ कि किस तरह प्रायोरिटी क्यू प्रीएम्पशन करता है, प्रीएम्प्टिव वर्जन उसका कैसे है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम उनका पूरा जो वेटिंग टाइम है वो निकाल लेते हैं। P1 यहाँ पर पहुंचा है 0 पर, P2, P3 यहाँ पर पहुंचे हैं, P4 यहाँ पर पहुंचा है और P5 यहाँ पर पहुंचा है। अब उसके बाद देख लीजिए कि कैसे हम P1 का वेट टाइम निकालते हैं। P1 का वेट टाइम कितना है? 24 - 4, बिल्कुल अगले की तरह, क्योंकि 24 में से 4 इसने काम किया हुआ है, ये वाला। उसके बाद P2 का वेट टाइम आप देख लें तो P2 जैसे ही आया है, क्योंकि हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस पहुंच गया था, लिहाजा वो एग्जीक्यूशन भी उसकी शुरू हो गई थी, तो उसने कोई वेट नहीं किया। आगे P3 का आप देख लें, P3 ने 10 - 4 = 6, ठीक है।
P3 नहीं, सॉरी P3 का ये गलत है, क्योंकि P3 यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पर आया था, ठीक है, और यहाँ तक वेट किया है। तो 10 - 4 = 6 यहाँ पर वेट किया है। फिर यहाँ से यहाँ पर 17 - 13 = 4 यहाँ पर, तो 4 और 6 10, 4 और 6 = 10। ये फिर से वही मिस्टेक है, तो 10 इसका वेट टाइम हो गया। P4 का देख लेते हैं, P4 ने कितना वेट किया है, तो आप देख लें P4 ने जो वेट किया है वो 2 है सिर्फ, क्योंकि P2 पहुंचा था यहाँ पर, लेकिन इसकी प्रायोरिटी P2 के इक्वल थी, लिहाजा इसने वेट किया 2 यूनिट्स तक। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है P5, उसने वेट कितना किया है, 0, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी थी। और फाइनली हम इनको सबका एवरेज मालूम कर लेते हैं। एवरेज के लिए आप 20 + 10 + 0 + 10, यहाँ पर आप इसको 10 कर लें, तो ये वही हमें देगा जो पिछले में था मेरा 6.4, सॉरी, ये हमारे पास इसका एवरेज वेट टाइम आ जाएगा। और इस तरह ये हमारे पास है बेसिक वर्किंग ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। नॉन प्रिएम्प्टिव को देख लेते हैं। पहले तो हमने प्रिएम्प्टिव को देख लिया, अब नॉन प्रिएम्प्टिव में क्या होता है कि एक प्रोसेस जब शुरू हो जाता है, तो अगर उससे हाई प्रायोरिटी कोई प्रोसेस आ भी जाए, उसने क्या करना है, उसने जाना नहीं है, उसने उनसे अलग नहीं होना। उस सिचुएशन में आप देख लें कि फॉर एग्जांपल P1 की प्रायोरिटी है, वो चूंकि सबसे हाई थी, तो सबसे पहले वो पहुंचा था, 0 पर पहुंचा था, तो वो शुरू हो गया, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, अगर इसके बीच में आप देख रहे हैं कि P2, P3, P4 भी पहुंच गए हैं, सारे प्रोसेस पहुंच गए हैं, लेकिन इसने प्रीएम्प्ट नहीं करना जब तक ये कंप्लीट नहीं होता। अब आगे में अवेलेबल में से जो प्रायोरिटीज देखेंगे वो 3, 4, 3 हैं। उनमें से P2 की प्रायोरिटी चूंकि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर लेंगे, टाई को ब्रेक करेंगे, तो P2 शुरू है, नीचे से आप देखें P5 आ गया है, P5 आ गया है, लेकिन P2 ने ब्रेक नहीं किया। अगर P2 की प्रायोरिटी कम थी बनिस्बत P5 की, P5 को इसने मौका नहीं दिया, क्योंकि इसने ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, ये अपने आप को पहले ख़त्म करेगा, उसके बाद अब देखेगा तो प्रायोरिटी सबसे कम किसकी है, वो P5 की है, तो P5 कंप्लीट करेगा अपने आप को। उसके बाद आप देखेंगे तो P4 की कम प्रायोरिटी होगी, वो भी कंप्लीट करेंगे। फाइनली P3 की बारी आएगी, जो भी इवेंचुअली हमारे पास 4 यूनिट्स जो उसके हैं, सॉरी 10 बर्स्ट टाइम जो है, तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा और आखिर में खत्म कर देगा। तो दिस इज हाउ के प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वर्क्स। वेट टाइम आप देख लें, P1 ने कितना वेट किया था, 0, क्योंकि आया, शुरू हो गया, आखिर तक वही गया। P2 ने कितना वेट किया था, P2 4 यूनिट्स पर आया था, सॉरी P2 जो है उसने 14 यूनिट्स वेट किया है, क्योंकि वो 1 के बाद आया था, ठीक है, 1 यूनिट के बाद आया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 0 और ये 1 के बाद आया है, 1 के बाद आया है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर आया है, ठीक है, ये यहाँ पर आया है। तो यहाँ से आप देखें तो ये टोटल तो कितना टाइम था, ये टोटल 14 रहता है ना, एक ही और 14 ये, तो ये टोटल 15 था, लेकिन यहाँ पर 14 रहता है, 14 वेट किया है P2 ने। P3 ने कितना वेट किया है, 24, आप देख सकते हैं, क्योंकि 1 पर आया था। सिमिलरली P4 ने कितना वेट किया है, 22। सिमिलरली P5 ने कितना वेट किया है, 3 वेट किया है, क्योंकि P3 ने P5 आते ही शुरू नहीं हो गया था, उसको वेट करना था P2 का, अगर उससे लो प्रायोरिटी प्रोसेस इन प्रोसेस था। वेट इनका एवरेज अगर मालूम कर लें, तो एवरेज आपको इस तरह आप सबको ऐड करके तादाद पर डिवाइड कर लें, जो 5 प्रोसेस हैं, इनका एवरेज आएगा 12.6, और आप देख सकते हैं कि इसका जो एवरेज है वो सिग्निफिकेंटली हाई है। सो नॉन प्रीएम्प्टिव का जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो वेट टाइम एवरेज होता है, वो प्रीएम्प्टिव की निस्बत ज़्यादा होता है, लिहाजा ये इनएफिशिएंट है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अच्छा, हीप डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी क्यों, चूंकि हमने यहाँ पर यूज करने हैं, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को, प्रायोरिटी के लिए हमने हीप डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना है, या फिर उसके अलावा हमने एक आर्म टेबल के जरिए उसकी प्रायोरिटी को मेंशन करना है।